Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT Civics chapter 6 Urban Administration। इसे एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप बस लास्ट तक पूरी कंसंट्रेशन से देखते रहना, नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में बताते हैं कि बाला और उसके फ्रेंड शंकर, जहांगीर और रेहाना क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली में। तो शंकर बॉलिंग कर रहा होता है लेकिन वो रेहाना को आउट नहीं कर पाता। तो क्या करता है, धीरे से ना आराम से एक बार बॉल फेंक देता है शंकर, तो जिस पर रेहाना काफी तेज शॉट मारती है, तो वो शॉट स्ट्रीट लाइट को तोड़ देता है। तो सब देखकर कहते हैं कि देखो भाई ये हो क्या गया। तो शंकर कहते हैं कि भाई हम रूल बनाना भूल गए थे कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो जो भी प्लेयर बैटिंग कर रहा है वो आउट है। लेकिन शंकर की चिंता अलग थी। तो बाकी लोग माला, जहांगीर और रेहाना वो चिंतित थे कि भाई अब क्या होगा। तो वो अपना याद करते हैं पहले का इंसिडेंट। तो लास्ट वीक क्या हुआ था, उन्होंने क्रिकेट कर खेलते हुए ही निर्मला मौसी की विंडो तोड़ दी थी, तो उन्हें अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसा देना पड़ा था उसको रिप्लेस कराने के लिए। तो फिर से उन्हें वही करना पड़ेगा क्या? तो किसे पे करेंगे इस बार स्ट्रीट लाइट टूटी है। तो ये सब सोचते हुए तो वो ना सबसे नजदीक रेहाना का घर होता है, तो उसके घर पे जाते हैं और उनकी मदर को सारा इंसिडेंट बताते हैं। तो रेहाना की मदर कहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब इतना ज़रूर पता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनको मैनेज करता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है ये लाइट्स को रिप्लेस करना। इन सब के बारे में तुमको पूछना है ना, तो ज़्यादा डिटेल में यास्मीन खाला बता पाएंगी। यास्मीन खाला अभी अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई है, तो तुम जल्दी जाकर यास्मीन खाला से पूछो और टाइम पर घर आ जाना। तो यास्मीन खाला सेम ही गली में रहती थी, तो वो सब रेहाना की तो वो सब ना यास्मीन खाला के घर जाते हैं। तो यास्मीन खाला सबसे ग्रीट करती है। तो जब वो यास्मीन खाला से पूछते हैं कि भाई किसे पैसा देना होगा, तो यास्मीन खाला कहती है कि ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है जिसे तुमने पे करना पड़े। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहती है। वो सब स्ट्रीट लाइट्स की, गार्बेज कलेक्शन की या फिर वाटर सप्लाई की या स्ट्रीट्स को साफ रखने की ड्यूटी को संभालती है। तो माला कहती है कि हाँ मैंने सुना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। उन्होंने सिटी में ना अलग अलग जगह पर साइंस भी लगाए हुए हैं कि भाई मलेरिया से बच के रहना है, मलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यास्मीन खाला कहती है तुम काफ़ी सही कह रही हो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ही ड्यूटी है कि डिजीजेस किसी शहर में फैल ना जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज को भी मैनेज करता है और गार्डन्स को भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही बनाकर मेंटेन करता है। तो फिर यास्मीन खाला एक और बात बताती हैं कि हमारा सिटी जो पुणे है वो काफ़ी बड़ा सिटी है, इसलिए हम इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, लेकिन छोटे टाउन्स में इसको म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। तो या रेहाना पूछती है यास्मीन खाला से कि यास्मीन खाला आई एम क्यूरियस, मैं क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए कि ये जो पार्क्स बनते हैं ये किधर बनाए जाएंगे। ये जो इस तरह के इंटरेस्टिंग डिसीजंस थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आप ही लेती थी क्या? तो यास्मीन खाला बताती है कि नहीं रेहाना, मैं ना अकाउंट ऑफिस में काम करती थी कॉरपोरेशन के, तो मेरा काम सिर्फ पे स्लिप्स पर काम करना था। सिटीज यूजुअली ना काफी बड़े होते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को काफी डिसीजंस लेने के लिए काफी काम करना पड़ता है। सिटी को क्लीन रखने के लिए भी काफी काम करना पड़ता है। जो डिसीजंस इस तरह के होते हैं ना कि पार्क कहाँ बनेगा या नया हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, ये यूजुअली वार्ड वार्ड काउंसलर्स की हेल्प से लिए जाते हैं। वार्ड काउंसलर्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं। तो देखो सिटी जो होता है वो वार्ड्स में डिवाइडेड होता है और हर वार्ड का काउंसलर, वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो कि पूरे सिटी को अफेक्ट करते हैं, ये यूजुअली काउंसलर्स लोग ही एक कमेटी बनाते हैं और इन पर डिसाइड और डिबेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बस स्टैंड है जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर एक क्राउडेड मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है, तो उस गार्बेज को क्लियर रेगुलरली कराना है, या फिर कोई भी नाला या ड्रेन हो जो कि सिटी के बीच से जा रहा हो और उसको क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत हो, तो ये इस तरह की जो कमिटीज़ बनती है ना, जैसे वाटर वाटर कमेटी या फिर गार्बेज कलेक्शन कमेटी स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, ये सब इन पर काम करने का डिसीजन लेती है। और जब प्रॉब्लम एक वार्ड के अंदर होता है, तो जो लोग रह रहे होते हैं ना वार्ड के अंदर ही, तो वो अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स किसी एक लोकेलिटी में लटकी हुई है, तो लोकल काउंसलर की हेल्प से लोग इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जहाँ तो ये काउंसलिंग कमिटी काउंसलर्स होते हैं, ये काउंसलर्स की जो कमिटीज होती है और काउंसलर्स होते हैं, ये इश्यूज पे डिसाइड करते हैं। तो वहीं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है
और वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो रेहाना पूछती है कि भाई तो इन डिसीजंस को बनाया कैसे जाता है। तो फिर आगे खाला बताती है कि ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं ये एक जगह पर मिलते हैं और एक बजट बनाते हैं कि कैसे मनी को स्पेंड करना है। तो फिर जो वो बनता है ना बजट, वो वार्ड काउंसलर वो अपनी पर्टिकुलर डिमांड्स जो भी उनके वार्ड्स की डिमांड है वो पूरी काउंसिल के सामने रखते हैं। जो काउंसिल बताइए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की म्यूनिसिपल काउंसिल, इसके सामने रखते हैं। फिर ये डिसीजंस को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो भी लेते हैं वार्ड काउंसलर्स उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो हाउ डू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी। देखो क्योंकि ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो अलग अलग तरीके से टैक्स कलेक्ट करता है। टैक्स जो वो पैसा होता है जो कि लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को, अलग अलग सर्विसेज जो भी उन्हें गवर्नमेंट से मिल रही है उनके लिए। जैसे जो लोग हाउस को ओन करते हैं, जैसे जो लोगों के पास घर होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। और वाटर या दूसरी सर्विसेज के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। जितना बड़ा हाउस होगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस वैसे तो ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिर्फ 25 to 30% ही पैसा देते हैं। बाकी का पैसा और भी तरह के टैक्स से कलेक्ट किया जाता है। जैसे दूसरी जो एजुकेशन या सुविधाएं मिलती है उन पर भी टैक्स लिया जाता है। किसी के पास होटल या शॉप हो तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो आप भी देखना नेक्स्ट टाइम कभी भी आप मूवी देखने जाओ तो आपकी उस टिकट पे भी मेंशन होएगा कि आपने इसके लिए भी टैक्स पे किया है। तो जैसे रिच लोग होते हैं वो तो प्रॉपर्टी टैक्स दे देते हैं क्योंकि वो घर हाउस ओन करते हैं, लेकिन और भी तरह की जो पॉपुलेशन होती है वो जनरल टैक्स, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था मूवी टिकट्स पर, इस तरह का टैक्स देती रहती है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड पंच एंड सरपंच। पंच एंड सरपंच। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। Municipal corporation. In the municipal corporation, the elected members are called ward councillors. Yeah, councillors. Group of councillors deal with the issues that affect the entire city. Elections are held once every 5 years for the panchayat as well as for the municipality. While the councillors make decisions, the administrative staff led by the commissioner implement these. तो अब बाद में ना ये सब के बाद शंकर क्यूरियसली पूछता है कि लेकिन सिटी इतना बड़ा होता है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल को काफी लोगों की जरूरत है ये सिटी को मैनेज करने के लिए। तो फिर खाला बताती है कि हाँ सिटी को फिर इसी तरह के काम करने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे वाटर डिपार्टमेंट होता है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनता है गार्डन्स की केयर करने के लिए, या कोई डिपार्टमेंट बनता है रोड्स की केयर करने के लिए। तो यास्मीन खाला एक और बात बताती है कि यास्मीन खाला सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। और फिर यास्मीन खाला से ना जहांगीर पूछता है यास्मीन खाला जो ये गार्बेज होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये जो कलेक्ट करता है ये जाता कहाँ पे है। तो फिर यास्मीन खाला बताती है कि इस क्वेश्चन का काफी इंटरेस्टिंग आंसर है। जैसे तुम्हें पता है कि गार्बेज जो होता है वो अक्सर ना स्ट्रीट पर ही पड़ा होता था पहले तो, अभी भी कई जगह पर होता है, लेकिन पहले जो यास्मीन खाला या फिर ये बच्चे जिस नेबरहुड में रहते हैं तो यास्मीन खाला बताती है कि पहले इधर भी गार्बेज ऐसे ही पड़ा रहता था तो और कोई भी कलेक्ट नहीं करता था, तो इसके कारण इस गार्बेज से ही डॉग्स रैट्स या फ्लाइज अट्रैक्ट हो जाते थे। लोग गार्बेज की स्मेल से बीमार भी पड़ जाते थे। तो एक टाइम तो ऐसा आया कि बच्चों ने क्रिकेट भी खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके पेरेंट्स चिंतित थे कि वो इतनी देर तक स्ट्रीट्स पर रहेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। तो देखो यास्मीन खाला बताती है कि एक वुमेन जो कि इस सिचुएशन से काफी नाराज थी ना, वो यास्मीन खाला के पास एडवाइस के लिए आई थी। तो यास्मीन खाला ने बताया कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं डिपार्टमेंट ऑफिसर से बात करूं, लेकिन यास्मीन खाला ये श्योरिटी से नहीं बता सकती कि ये सिचुएशन हल होने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर गंगाबाई थी जिन्होंने डिसाइड किया, जो बताती है कि वार्ड काउंसलर के पास हमें जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमने वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया है तो उसे हमारी बात आगे रखनी पड़ेगी। तो गंगाबाई ने कुछ वुमेन को इकट्ठा किया और वार्ड काउंसलर के घर के बाहर जाके स्लोगन शाउट करने लगी। तो फिर वार्ड काउंसलर उनका बाहर भी आया। तो गंगाबाई बाहर आने के बाद उसको सिचुएशन बताती है कि लोकेलिटी में क्या सब हो रहा है। तो वार्ड काउंसलर सब कुछ देख के प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट डे पर गंगाबाई और लेडीज के साथ कमिश्नर के पास जाएगा और वो गंगाबाई से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि ना आप जितने भी एडल्ट्स रह रहे हैं लोकेलिटी में उनसे एक पिटीशन साइन कर लो कि गार्बेज को कलेक्ट नहीं किया जा रहा प्रूफ की तरह।
साथ ही में वार्ड काउंसलर एक और सजेशन देते हैं कि उन्हें लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को उनके साथ ले जाना चाहिए, ताकि वो भी थोड़ा सा ढंग से बता पाए कमिश्नर को। तो सैनिटेशन इंजीनियर के साथ वो जाते हैं, वार्ड काउंसलर, सैनिटेशन इंजीनियर और वो जो लोग होते हैं उस लोकेलिटी के जाते हैं, और फिर वो सब बताते हैं ये सब कमिश्नर को। तो कमिश्नर ये सब देखकर ना एक्सक्यूजेस देने लगता है कि हमारे पास इनफ ट्रक्स नहीं है कि गार्बेज कलेक्ट किया जाए। तो गंगूबाई स्मार्टली रिप्लाई करती है कि बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। तो जो रिच लोकेलिटीज है उधर से तो आपके पास गार्बेज कलेक्ट करने के लिए पूरे ट्रक्स हैं, उधर तो आपके पास कमी नहीं है। तो ये सब सुनकर जहांगीर भी चुटकी लेते हैं कि इस बात पर तो कमिश्नर के पास कोई शब्द ही नहीं होंगे। तो फिर इसको सुनकर कमिश्नर वो खाला बताती है कि फिर कमिश्नर कह देते हैं कि वो इस बात पर जल्दी से नज़र डालेगा और इस सिचुएशन को ठीक भी करेगा। तो गंगाबाई बाद में कमिश्नर को थ्रेट देती है कि अगर काम ये 2 दिनों में नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर आएंगे विमेन का, जो कि प्रोटेस्ट करेगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर। तो फिर रेहाना पूछती है कि गंगाबाई की इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद स्ट्रीट साफ हो गई थी। तो फिर खाला बताती है कि 2 दिनों में तो नहीं हुई, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो जिसके बाद सैनिटेशन सर्विसेज आज तक रेगुलरली ढंग से चल रही है। तो फिर लास्ट में माला बोलती है कि ये तो बिल्कुल एक बॉलीवुड हैप्पी एंडिंग की तरह लग रहा है। तो गंगाबाई की स्टोरी सुनते हुए बच्चे काफ़ी खुश थे। तो उनको एक तरह से सेंस आ गई थी कि गंगाबाई काफ़ी रिस्पेक्टेड और लव्ड है इस लोकेलिटी में। तो वो सब का खाला को थैंक करते हैं और इन्हें काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। फिर लास्ट में वो रेहाना ना खाला से एक और क्वेश्चन पूछती है कि जो आजकल हम घरों में 2 डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं, ये भी गंगाबाई का ही आइडिया था क्या? तो खाला हंसते हुए बताती है कि नहीं, ये गंगाबाई का आइडिया नहीं था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही सजेस्ट किया कि हम ना इस तरह से 2 डस्टबिन रखना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे गार्बेज को सॉर्ट करने का काम ईजी हो जाता है उनका। तो बाद में वो सब बच्चे खाला को थैंक कर चले जाते हैं। देखो, इस सारी बात में ना यास्मीन खाला ने एक बात बच्चों से छुपाई थी, जो कि आज एक इश्यू की तरह भी है। यास्मीन, तो बात क्या थी ना, ये जो कमिश्नर्स होते हैं कई म्यूनिसिपैलिटीज में, तो ये गवर्नमेंट वर्कर्स की जगह कुछ प्राइवेट कंट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं, जो कि गार्बेज को कलेक्ट और प्रोसेस करते हैं। इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। इसका मतलब जो पहले काम गवर्नमेंट के वर्कर्स करते थे ना, अब ये कोई प्राइवेट कंपनी करेंगी। इन वर्कर्स को काफ़ी थोड़ा ना कम पेमेंट मिलती है और इनकी जॉब्स भी टेम्परेरी होती है। तो गार्बेज कलेक्शन क्योंकि एक डेंजरस जॉब होता है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कोई भी सेफ्टी मेजर्स तो फॉलो करते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, और ना ही इनके पास कोई भी अलग से केयर मिलती है जब भी ये कोई इंजरी हो जाती है इनको काम करते हुए। तो इस पर आज भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो, ये ना एक आर्टिकल में सूरत का केस बताया हुआ है। 1994 में ना सूरत में प्लेग स्केयर था, मतलब लोग प्लेग से डरे हुए थे। सूरत उस समय काफ़ी डर्टीएस्ट सिटी होता था, काफ़ी डर्टी सिटी होता था। हाउसेस, होटल्स और रेस्टोरेंट क्या करते थे, ये ना अपने नज़दीक की ड्रेन या स्ट्रीट पर ही सारा गार्बेज फेंक देते थे। तो ये स्वीपर्स के लिए इस सब गार्बेज को कलेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता था और ये डंप करना भी मुश्किल हो जाता था। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस सब को कलेक्ट भी नहीं कर पाती थी, जिसके कारण ना सिचुएशन काफ़ी वर्स होती गई। प्लेग ना एयर के थ्रू फैलता है, तो लोगों को ये डिजीज़ जो हो जाता था उनको आइसोलेटेड रहना पड़ता था। प्लेग का खतरा बढ़ता गया, तो इस डर से लगभग 3 लाख लोगों ने सूरत शहर छोड़ दिया था उस टाइम पे। प्लेग का स्केयर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने काफ़ी मेहनत करके सूरत को उस समय साफ़ किया था, और आज तक सूरत इंडिया का क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक है। थैंक यू।